Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the civics chapter number 1, what is a democracy for class 9th, and it is our second part. Our today's topic is a feature of democracy and that we understand about the election in China and Mexico. जब हम इलेक्शन इन चाइना की बात करते हैं तो नॉर्मली जब भी बात होती है तो चाइना भी क्या करता है, हर 5 साल में कंट्री में इलेक्शन को रेगुलेट करता है अपनी पार्लियामेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं ख्वांगो रैनमिन एंड आफ्टर दैट देवी याओ धावी, जिसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं. देन only the National People Congress has the power to appoint the president of a country. ऐसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि केवल एक ही पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज नीचे अपने इंडिया में कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, एसपी हो गई, और भी पार्टीज़ हैं जो यहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं, कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं, लगातार काम कर रही हैं. लेकिन चाइना में केवल एक ही पार्टी है जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस, और उसी के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है अपनी कंट्री के लिए. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, ऑफ विच द सम आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. अब उसमें से क्या होता है, नॉर्मली लगभग 3000 मेंबर्स पूरे चाइना से इलेक्ट होकर आते हैं, उसमें से कुछ आर्मी से इलेक्ट होते हैं. बिफोर द contesting election, a candidate need to approval of the Chinese Communist Party. यानी कि वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में जाना चाहता है, अपने एरिया को लीड करना चाहता है, अगर उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा. अगर वो अप्रूवल नहीं लेता है तो वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता है. Only those who are the member of Chinese Communist Party or its alliance are allowed to contest elections. केवल इसमें वो लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या उसके अलायंस हैं, यानी उसमें जुड़े हुए मेंबर्स हैं, तो वही लोग केवल क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नहीं, ओवरऑल कोई भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन उसको पार्टिसिपेट करने से पहले क्या करना होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा, यानी कि वो फिर क्या होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक हिस्सा होगा. द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्मेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. इस तरीके से देखा जाए तो चाइना में हमेशा गवर्नमेंट क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है. हमने देखा कि चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट बनाने का काम करती है. तो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि वहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही डोमिनेटेड है. यानी कि जो भी चीज़ें होनी है उसी के कंट्रोल में होती है, एक ही ग्रुप है जो परफॉर्म करने का काम करता है. इन चाइना नो पॉलिटिकल पार्टीज़ और द एनी अदर या एनी यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू राइट टू स्ट्राइक और द प्रोटेस्ट. चाइना में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है. अगर इसके अलावा कोई पार्टीज़ हैं तो उनको पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी चाइना में, और ना ही कोई यूनियन होगा, ना ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्राइक करे के अगेंस्ट या राइट वगैरह को लेके किसी तरह का स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करने का काम करती है. एक सिचुएशन देखें 1989 में, व्हेन द अराउंड द 1 lakh स्टूडेंट्स एंड द वर्कर्स डिमांडेड द पॉलिटिकल राइट्स एंड रिफॉर्म्स, they were attacked by the Liberation Army, in which more than 3,000 were killed and 10,000 injured. चाइना में 1989 में एक रेजोल्यूशन लाने का प्रयास किया गया था, उसमें एक बदलाव करने का प्रयास किया था राइट्स एंड रिफॉर्म्स को लेके. पॉलिटिकल पार्टीज़ डिमांड कर रही थी जो उस समय की लोकल पार्टीज़ थी. तो लिबरेशन आर्मी जो आजकल जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, उसके थ्रू उस जो स्ट्राइक्स थे उसको डोमिनेट करने का काम किया गया था. उन्होंने क्या किया, लगभग 3000 लोगों को मरवा दिया और 10,000 लोग क्या थे, इंजर्ड हो गए थे. आज की हम बात भी करते हैं. नाउ वी कैन से दैट द गवर्नमेंट फॉर्मेट इन चाइना इज डेमोक्रेटिक. डू यू थिंक
द पीपल हैव ओपन चॉइस? नो। ऐसा अगर देखें तो चाइना में गवर्नमेंट फॉर्मेट तो होती है, लेकिन पीपल्स के पास कोई चॉइस नहीं होता है कि वो अपनी पसंद से किसी अपने लीडर्स को प्रेसिडेंट के रूप में या फिर किसी अदर पावर पोजीशन के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रख सकें। अब हम बात करेंगे इलेक्शन इन मैक्सिको। तो मैक्सिको की सिचुएशन की अगर बात करें तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 द मैक्सिकोस हेल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। आज़ादी के बाद 1930 के बाद मैक्सिको ने क्या किया, हर 6 साल में इलेक्शंस को करने का काम किया, इलेक्शन वो ऑर्गेनाइज करता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द डिक्टेटर मिलिट्री रूल्स। कंट्री कभी भी डिक्टेटर या मिलिट्री रूल्स के अंतर्गत नहीं रही, यानी कि वहाँ पे ना कभी मिलिट्री रूल्स अप्लाई हुआ और ना ही डिक्टेटरशिप वहाँ जनरेट हुई। बट स्टिल अंटिल 2000 every election were won by the parties called PRI। It's been नॉर्मली देखें तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ ये थी, ठीक है। ये केवल एक ही ऐसी पार्टी थी मैक्सिको में जो लगातार सारे के सारे जो इलेक्शंस थे उसको जीतती हुई आ रही थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन टिल 2000। जो उसके अपोजिशन पार्टीज़ थी मैक्सिको में, जो आज़ादी के बाद से कोई एक पार्टी थी जो PRI थी, वो लगातार जीतती हुई आ रही थी, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ थी जो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन वो कभी नहीं जीतती, और वो तब तक आज के 2000 तक ऐसा ही रहा कि वो कभी नहीं आ रही, यानी PRI कभी आ रही थी। द अदर 2 political parties claim that they have not been given the fair and equal chance to win elections in the past, as the government of PRI had been using all its machinery to win the election। तो जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ब्लेम करती रही कि जो PRI है भैया वो क्या करती है, जितनी भी मशीनरी है इलेक्शन की अपनी इलेक्शन को जीतने के लिए उसको इस्तेमाल करती रहती है, क्योंकि वो पावर में है तो पावर में वो अपनी मशीनरी जो गवर्नमेंट मशीनरी उसको इस्तेमाल करके इलेक्शन को लगातार जीतती रहती है। इसका ब्लेम हमेशा रहा, और उन्होंने कहा कि हमें फेयर और इक्वल चांस नहीं मिलता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। सिंस 1930 द गवर्नमेंट यूज्ड ऑल इट्स मशीनरी टू विन इलेक्शन। 1930 से ही क्या रहा, जो गवर्नमेंट थी PRI की मैक्सिको में, वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, इलेक्शन मशीनरी कह लीजिए, या जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमेशा चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है, उसका इस्तेमाल करके वो हमेशा क्या करते थे, इलेक्शन को जीतने का काम करती थी। ऑल दोज हु आर द एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, उन सभी लोगों को क्या हुआ था कि उन सभी लोगों को इस पार्टी ने क्या किया कि हाँ आप हमारे ऑल द ऑफिसर्स हैड टू अटेंड, सारे ऑफिसर्स को क्या करना पड़ता, अटेंड करना पड़ता था मीटिंग्स को, जो पार्टी मीटिंग्स है। टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट द PRI। जो गवर्नमेंट टीचर होते थे उनको उनके ऊपर प्रेशर जनरेट किया जाता था, भैया वो पेरेंट्स से कहें कि हाँ जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो किसको देंगे, PRI को ही वोट डालने का काम करेंगे। द मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया यूज टू वर्क अंडर द influence of the government. Sometimes the polling booth were shifted from one place to another place on the last moment। कई बार क्या होता था कि जो PRI है वो क्या करती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बड़े अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का काम करती थी, जिस तरीके से भी वो कर सकती थी अपने गवर्नमेंट को बनाने के लिए। कभी कभी ये होता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे उनको लास्ट मोमेंट पे एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर दिया था, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट। जो कि लोगों के लिए क्या होता था, एक डिफ़िकल्टीज़ का जनरेट करता था, क्योंकि वो कई लोग दूर जाके वोटिंग्स नहीं कर सकते थे। द PRI स्पेंड द लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट। और PRI क्या करती थी, बहुत बड़ी मात्रा में अपने कैंडिडेट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग के लिए एक्सपेंसेस करने का काम करती थी। नाउ
should we consider these conditions right for the people to elect their representatives? क्या हम इस तरह के कंडीशंस को अपने पीपल्स को इलेक्ट करने, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? शुड वी कंसीडर, क्या हम इस पर कंसीडर कर सकते हैं दीज कंडीशन राइट्स फॉर द पीपल्स टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव? सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द सेकेंड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस तरीके से देखिए, इस तरह की चीज़ों को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारा, दूसरा जो फीचर्स है, फ्री एंड फेयर election in the second features of the democratic government. Democratic government का second feature क्या है? Free and fair election. The parties or the leaders who is not currently in power should have a fair chance of losing. कहता है चाहे वो पार्टी हो या लीडर्स हो, who is currently in power, जो क्या है, पावर में है, should have the fair chance of losing. उनको भी उतने ही चांस होने चाहिए लॉस होने का या हारने का जितना जो पावर में नहीं है, यानी जीत हार की जो चांसेस होती हैं दोनों के पास बराबर की होनी चाहिए। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का राइट्स होता है और सारे वोट्स की जो वैल्यूज़ होती है वो सेम होती है। दिस इज़ द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजेस अंडर द which every citizen of India who is of the age of 18 years and above has a right to vote without any discrimination based on sex, race, religious, caste etc. यानी कि हमारे यहाँ अगर देखें तो हमारे यहाँ वो लोग जिनकी एज 18 साल से अधिक है या 18 साल है या 18 साल से अधिक है, उन सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अंतर्गत, यानी सभी को वोटिंग राइट्स के अंतर्गत क्या है, एक राइट्स दिया गया है और उनको डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया जाता है उनके सेक्स के बेसिस पे, यानी कि वो मेल है, फीमेल है, रेस, रिलीजियस, कास्ट के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया जाता, यानी कि सभी इक्वल होते हैं, सभी की जो वोटिंग राइट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। बट देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट गिव द इक्वल राइट्स टू ऑल। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो क्या करती हैं, जो जितने वोटर्स होते हैं सभी के वोटर्स को इक्वल राइट्स नहीं देती हैं, सभी एक जैसे वोटिंग राइट्स नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ मेल और फीमेल की अगर वोटिंग की बात करें तो दोनों को सेम काउंट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी की कंट्री हैं जिसमें मेल के राइट्स को ज़्यादा काउंट किया जाता है, यानी मेल अगर वो 1 वोट राइट्स करता है तो उसको डबल मान लिया जाता है, वीमेंस को एक ही माना जाता है। नॉर्मली देखा जाए और देयर आर सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया वेयर द वुमेन्स डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, वहाँ वुमेन्स के पास क्या है, वोटिंग राइट्स नहीं है। सो कैन यू से दैट द सऊदी अरेबिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट अ पीपल बिलोंग टू द रशियन मॉनेटरीज फाइंड्स इट डिफिकल्टी टू गेट द वोटिंग राइट्स। वो लोग जो रशिया में मॉनेटरी अगर देखें माइनॉरिटी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं उनको भी इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं हैं। फिजी की बात कर लें, इन फिजी द इलेक्टेड सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इग्नियस फिजी हैज़ द मोर वैल्यू दैन अदर इंडियन फिजियन। नॉर्मली देखें तो फिजी की बात करें तो जो वहाँ के लोकल फिजियन है, यानी कि फिजी के जो पुराने लोग हैं, जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं पूरी तरीके से, तो उनकी वोटिंग वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जबकि आपको मैं बता दूँ फिजी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। इंडियन मतलब फिजी को मिनी इंडिया के नाम से भी समझिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है और बाकी रिलीजियस की है इंडिया के। तो वहाँ पे जो इंडियन फिजियन है उनकी जो वोटिंग राइट्स है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी वहाँ पे इग्नियस जो पहले से रहने वाले फिजियन है उनकी रखती है। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटीज़। एक चीज़ और, डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ के ऊपर बेस्ड करती है, यानी कि सभी लोगों को पॉलिटिकली सेम राइट होना चाहिए। दैट गिव अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें क्या करता है, तीसरे फीचर्स के बारे में बताता है डेमोक्रेसी के। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव अ वोट
एंड ईच वोट मस्ट हैव बी वन वैल्यू। यहाँ पे है क्या कि हर एक जो एडल्ट पर्सन्स है जिसको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं उसके हर एक बंदे के उससे 18 ईयर से अधिक के बंदों की जितने भी लोग होंगे 18 ईयर से अधिक जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए उन सभी की वोटिंग्स वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लें। जब हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की डेमोक्रेसी के, तो रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट्स की बात होती है इसमें। नॉर्मली दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन आर बेसिक द पैरामीटर फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नॉर्मली देखें तो ये जो कहा जा रहा है कि इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री का एक चौथा फीचर है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जो इलेक्शन होता है वो बेसिक पैरामीटर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का। But it is also very important how an elected government work after the election। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन इसमें आती है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हो रही है, जिसको हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं असेंबली में, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को या किस तरीके से वर्क को मेंटेन करेंगे। यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क आफ्टर द इलेक्शन, किस तरीके से काम करती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना है, जब रन करती है तो वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिस्पेक्ट द पीपल पोजीशंस, जिसमें क्या होता है कि वो पीपल्स की पोजीशन यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के रहने वाले जो लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट करने का, सॉरी पीपल ऑपोजिशन के पीपल्स को रिस्पेक्ट करने का काम करते हैं जो ऑपोजिशन हमारे पास है। तो ऑल द सिटीजन्स आर प्रोवाइड द सम बेसिक राइट्स, सारे सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रूलर्स टू प्रोटेक्ट दीज बेसिक राइट्स। और रूलर की भी ये ड्यूटी होती है कि जो ये बेसिक राइट्स दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, लोग कुछ लोग कहते हैं हिंदी में, बेसिक राइट्स जो दिए हैं उसको वो प्रोटेक्ट करें। देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी प्रोविज़न होना चाहिए, यानी कि ऐसी जुडिशरी जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क नहीं करती है। यानी कि वर्क तो होता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन एग्जैक्टली वो पूरी तरीके से वेलफेयर सिचुएशन को मेंटेन करते हुए कहती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विद एन एग्जाम्पल। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे जिम्बाब्वे की बात कर लें। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिली वाइट रूल माइनॉरिटीज़ के थ्रू। यानी कि जो कहते हैं ना कि वाइट पीपल्स एंड ब्लैक पीपल वाली सिचुएशन जो थी, इस तरह की जो कंडीशंस थी, उससे उसको 1980 में क्या मिला, इंडिपेंडेंस हो गया। द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज लेड बाय द पार्टी ZANUPF, यानी कि JANU-PF। The since then the country has been ruled by the JANU-PF. Its leader Robert Mugabe has been the ruling country since independence। तो 1980 में आज़ादी मिली थी जिम्बाब्वे को, और जब से आज़ादी मिली थी तो उसमें एक पार्टी स्ट्रगल कर रही थी जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए, JANU-PF। तो JANU-PF के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो क्या, वो रूलिंग पार्टी, आज़ादी के बाद वो रूल करने वाले पार्टीज़ के मेंबर्स बन गए। यानी कि वो ऐसे थे जो रूल करने लगे आज़ादी के बाद से। इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय द JANU-PF। इलेक्शन भी रेगुलरली, जैसा भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता था उसके हिसाब से वो रेगुलर होता था, लेकिन उस इलेक्शन में क्या होता था, केवल एक ही पार्टी थी जो JANU-PF थी, वही पार्टी थी। द प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ अ पॉपुलर बट दो ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। पॉपुलर तो थे प्रेसिडेंट मुगाबे, लेकिन वो क्या करते थे, उन प्रैक्टिसेस, उन एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करते थे जो इलेक्शन के लिए फेवरेबल नहीं थी। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, समय बदलने के साथ साथ उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे बदलाव हुए जिससे क्या था, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाया जा सके।
एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको कम अकाउंटेबल मतलब अगर कोई काम करते हैं अगर गलत होता है तो उसके बारे में लोगों को वो जवाब दे सकें, तो कम जवाब देने वाले हो सके, यानी उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो मर्जी वो करें, ऐसी सिचुएशन जनरेट करें। द अपोजिशन पार्टीज वर्कर्स हैज़ हैरेस्ड बाय एंड देयर मीटिंग्स disputed public protests and demonstrations against the government are declared illegal। अब क्या हुआ, जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग थे उनको हैरेस्ट करने का काम शुरू कर दिया, उनके मीटिंग को डिस्टर्ब करने का काम कर दिया गया, ठीक है। वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, इवन उनको इलीगल ही जनरेट कर दिया गया था कि ये जो ऐसा कुछ करते हैं तो वो इलीगली होगा। देयर इज़ a law that limits the rights of crisis of president। कहता है कि वहाँ पे कुछ एक ऐसा राइट्स था जो एक लिमिट्स जनरेट करता था प्रेसिडेंट्स के राइट्स को लेकर, यानी कि जो क्राइसिस होती वो एक लिमिट्स हो जाती थी, मतलब कई बार बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स जनरेट करने का काम करता था प्रेसिडेंट। तो इवन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ भी क्या था कि जो प्रेसिडेंट था वो पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने का काम करता था, यानी जैसा वो चाहता वैसा उसको मैनेज करने का काम करता था। अब अगर बात करते हैं, द कोर्ट्स आर देयर बट मोस्ट ऑफ टाइम देयर ऑर्डर आर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट्स तो थी, जैसे हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है और लीडर सही नहीं करते तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नॉर्मल डोमेस्टिक मतलब कहते हैं रीजनल कोर्ट भी पहुँच जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो ये कोर्ट तो थी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उनके जो ऑर्डर्स थे उनको इग्नोर करने का काम करती थी। नाउ डू यू थिंक जिम्बाब्वे इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री? और इन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या आप समझ सकते हैं कि जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, नॉर्मली देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ फेयरली नहीं था, सब अनफेयर थे। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी बट इट्स नॉट सफिशिएंट। वी हैव स्टडीज सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। नॉर्मली देखें तो ये तमाम तरह की चीज़ें ठीक था, सारी चीज़ें हो रही थी डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन जो रूलर्स के एक्टिविटीज़ थे वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और इस तरीके से देखें हमने तो कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा डेमोक्रेसी के। फ्रॉम दीज फीचर्स यू मे कंक्लूड दैट दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड विदाउट फ्लो। और नॉर्मली देखें तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं जो अननेसेसरी अगर इनको हटा दिया जाए तो नॉर्मली यहाँ भी कहता है बट इट्स रियली डू नॉट। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन एंड वीकनेस बट इवन दैन इट इज़ द बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की हाँ कुछ अपनी कमियाँ हैं, कुछ वीकनेस हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के अलावा भी अगर देख लिया जाए तो ये बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.